अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्या वजह होती है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद और एफर्ट्स के बावजूद गैस इंजन फेलियर की तरफ चले जाते हैं? इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा रोल होता है इंजन ऑयल का। तो आज हम उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑयल के क्या काम होते हैं, सैम्पलिंग किस टाइम पे लेनी चाहिए, कितने आवर्स पे लेनी चाहिए, सैंपल लेने का क्या तरीका होगा, उसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कवर करें। क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता और मेरे पास भी टाइम शॉर्ट होता है, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए इस तरह वीडियो बना के शेयर कर दिया करूंगा, जिसमें आप अच्छे से समझ सकेंगे और आपके पास एक रिकॉर्ड भी रहेगा जिसको आप बार बार देख सकते हैं। अब ये कि इस चीज़ को जारी रखा जाए, तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए किस किस ने इस वीडियो को देख लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन ऑयल से। इंजन ऑयल के क्या काम होते हैं? बेसिकली इंजन ऑयल के चार मेन फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेशन आ जाता है, कूलिंग आ जाता है, सीलिंग आ जाता है, और उसके साथ आ जाता है क्लीनिंग। लुब्रिकेशन का तो आपको पता ही है, इंजन में एक चिकनाहट होती है, एक बारीक फिल्म बना देता है दो सरफेसेस के दरमियान, जिसकी वजह से उनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। ख़त्म नहीं होती 100%, बट बहुत कम हो जाती है। जब उनका आपस में कांटेक्ट नहीं होता तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होती। फ्रिक्शन ना होने की वजह से फिर आपकी जो भी सरफेसेस होते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। फिर जिसके साथ आ जाता है कूलिंग। इंजन जब भी चलता है तो ऑब्वियसली हीट करता है, या दो सरफेसेस जब आपस में रगड़ते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इवन उसके बीच में ऑयल भी है तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स आपस में रगड़ रहे होते हैं उन सरफेसेस के साथ। तो उस हीट को ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आगे जाता है और हीट एक्सचेंज करके ठंडा ऑयल आके उस जगह की हीट को भी ट्रांसफर कर देता है। इसके साथ सीलिंग का फंक्शन भी ऑयल परफॉर्म करता है, स्पेशली जब लाइनर्स के अंदर होनिंग लाइंस जो बनी हुई होती हैं उसमें ऑयल स्टे करता है, और पिस्टन रिंग्स और लाइनर्स के बीच में आके एक सीलिंग फिल्म बनाता है, जिसकी वजह से आपके कंबस्शन चेंबर के अंदर लीक नहीं होता। चौथा काम इसका होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सर्फेसिस के दरमियान जो फिल्म बना रहा होता है उसके साथ जब हीट लेके जाता है तो साथ साथ जो किसी भी किस्म के फ्रिक्शन के ऐसे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं तो उसको भी अपने साथ कैरी करता है, और फिर ऑयल फिल्टर से क्लीन होके आता है तो वो सारे पार्टिकल्स ऑयल फिल्टर में घुस जाते हैं। तो क्लीनिंग का काम भी ऑयल सर अंजाम दे रहा होता है। तो चार फंक्शन आपको मैंने बताए ऑयल के, जो याद रखने की चीज़ है। इसमें सबसे पहले लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, कूलिंग और सीलिंग। अगला स्टेप हमारा होता है ऑयल सैंपलिंग का। ऑयल सैंपलिंग हम क्यों करते हैं? ऑयल सैंपलिंग करने की हमारी मेन वजह होती है कि हम ऑयल की हेल्थ को चेक करते हैं कि आया ऑयल हमारा यूजफुल है, हम इसको मजीद चलाएं, और चलाएं तो कितना टाइम चलाएं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि हम इंजन से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। सैंपल ड्रॉ करने की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 500 आवर्स होती है। आफ्टर एवरी 500 आवर्स हम एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। जब ऑयल लाइफ ज़्यादा हो जाती है तो हम इस टाइम ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं। ऑयल सैंपल लेते वक्त आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि ऑयल सैंपल आपने हमेशा चलते हुए इंजन पे लेना है, और चलता हुआ इंजन भी जब अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर्स के ऊपर आ जाए। उसके बाद ऑयल सैंपल निकालते वक्त आपको बहुत एहतियात रखनी है, क्योंकि 4 बार का प्रेशर होगा और ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मली 80 to 85 सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि हाई टेम्परेचर सरफेस का भी होगा और ऑयल का भी होगा। ऑयल सैंपल लेने का जो तरीक़ेकार है उसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सैंपल लेते वक्त आपके पास सेफ्टी गॉगल्स, एयर मफ, क्योंकि इंजन चल रहा होगा तो वहाँ पे शोर भी होगा, और आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। ऑयल सैंपल की बॉटल जो कि प्रॉपरली सैंपल ड्रॉ करने के लिए डिज़ाइन होती है वो होनी चाहिए। उसके साथ सैंपल के बॉटल पे जो टैग लगता है वो होना चाहिए। सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं? इसमें आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि ये पॉइंट होता है आपका ऑयल फिल्टर्स और ऑयल कूलर के बीच में, यानी बिफोर फिल्टर। यहाँ पे आप
ये टूल लगाएंगे ऑयल सैंपलिंग के लिए, जो डिजाइन टूल होता है। जब इसको थ्रेड के ऊपर टाइट करते हैं तो ऑयल आना शुरू हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल कूलर से भी आप सैंपल ले सकते हैं, और बिफोर फिल्टर भी आप ऑयल सैंपल ले सकते हैं। दोनों कंडीशंस में आपको एहतियात लाजमी रखनी है, क्योंकि सरफेस और ऑयल दोनों गर्म होंगे और प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो ऑयल सैंपलिंग का टैग है, वो आपने सैंपल ड्रॉ करने से पहले लिख के प्रॉपरली बॉटल के ऊपर पेस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर बॉटल चिकनी हो जाए ऑयल लगने की वजह से, तो फिर सैंपल का टैग उसके ऊपर पेस्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। सैंपल लेते ही आपने उसको फौरन से एयर टाइट कर देना है, ताकि किसी किस्म की कंटेमिनेशन, किसी किस्म की एयर उसके अंदर ना जाए, और आपका सैंपल किसी भी कंटेमिनेशन से क्लियर रहे। ऑयल सैंपल लेते ही उसके ऊपर आपने टैग वगैरह तो पेस्ट कर ही दिया होगा, तो आपने फौरन से उसको कोशिश करना है कि लैब में भिजवा दें। कैप का इसका खास ख्याल रखें कि कैप प्रॉपरली इसका सील्ड हो जाए, कि ये इस तरीके से डिज़ाइन होती है बॉटल के, इसमें कैप के साथ सील होती है। जब आप इसको प्रॉपरली टाइट करते हैं तो वो सील इसको लॉक कर देती है, तो इससे किसी भी किस्म का ऑयल का रिसाव नहीं होता, जो कि ऑयल सैंपल का टैग खराब होने की वजह बनता है, या समटाइम्स कोरियर के थ्रू जब भेजते हैं तब भी इशू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैंपल को लेने से पहले या अपने सैंपल ड्रॉ करने से पहले उसका टैग रेडी करके उस पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ज़रा टैग को डिस्कस कर लेते हैं। हर ऑयल मैन्युफैक्चरर का टैग थोड़ा डिफरेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मगर बेसिक इंफॉर्मेशन तो सब में सेम होती है। हम वेल्वोलिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट नेम आ जाता है, इसके अंदर आप वेल्वोलिन, जैसे हम जेम बाकर के अंदर GOSNG4 यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखेंगे। इसी तरीके से कस्टमर में यहाँ पे वो साइट आ जाएगी जहाँ पे इंजन चल रहा है। लोकेशन में हम लोकेशन लिख देंगे जहाँ पे इंजन इंस्टॉल्ड है, लाइक किस एरिया में है। फ्यूल, क्योंकि ये सेम टैग डीजल इंजन और गैस इंजन दोनों के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे फ्यूल लिखना होता है, ताकि लैब में जो लोग इसको एनालाइज करेंगे सैंपल को, उनका उनको पता हो ये किस इंजन से लिया गया है, उसका फ्यूल क्या था, क्योंकि फ्यूल की कंटेमिनेशन ऑयल के अंदर आती है। वो फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न होता है। तो बहरहाल यहाँ पर नेचुरल गैस हम लिखेंगे। मॉडल जो हमारा इंजन होगा, जैसे 320, JGS 320 या JMS 320, 420, जो भी हमारा इंजन होगा उसका मॉडल आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इक्विपमेंट नेम आ जाएगा कि यहाँ पे हम गैस जनरेटर्स की बात कर रहे हैं। इसके साथ इंजन सीरियल नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर के साथ हम रेंटल आईडी भी लिख देंगे। सैंपलिंग पॉइंट, जिस तरीके से मैं आपको बताया था कि ऑयल कूलर या बिफोर फिल्टर हम ऑयल सैंपल ले सकते हैं, तो जहाँ से भी हम यहाँ सैंपल लेंगे उसको यहाँ मेंशन करेंगे कि हमने किस जगह से ऑयल सैंपल लिया है। फिर सैंपल की डेट आ जाएगी। ऑयल रनिंग आवर्स, ये ऑयल रनिंग आवर्स से मुराद ये है कि आपने ड्रेन करने के बाद जब ऑयल फिल किया, तो उस ऑयल को इंजन में चलते हुए कितने घंटे हो गए, वो घंटे यहाँ पर हम, वो आवर्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इसके बाद आ जाता है लास्ट ऑयल चेंज डेट। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे। ये डेट क्यों है? इस वजह से कि समटाइम इंजन स्टैंड बाय होता है, तो जो भी एनालाइजर होते हैं जो ऑयल सैंपल को एनालाइज करते हैं, तो वो यहाँ पे ऑयल की एजिंग देखते हैं कि ऑयल कितने टाइम से इसमें इंजन के अंदर डला हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका इंजन 24/7 चल रहा हो। किलोमीटर स्लैश आवर्स सिंस ओवरऑलिंग, किलोमीटर इसलिए क्योंकि गाड़ियों का ऑयल भी वेल्वोलिन बनाता है, तो अगर वो कोई चेक कराना चाहता है तो फिर वो किलोमीटर्स में इंफॉर्मेशन देता है, अदरवाइज हम आर को ही कंसीडर करेंगे। आर सिंस ओवरऑल से मुराद ये होती है कि इंजन की लाइफ कितनी है, या उसकी ओवरऑलिंग के बाद कितनी लाइफ हो चुकी है। इंजन रनिंग आवर्स, यहाँ पे इंजन के रनिंग आवर्स आ जाएंगे। अब जब अगर आपका इंजन ओवरऑल नहीं हुआ हुआ, लाइक अभी तक उसके आवर्स ड्यू नहीं हुए ओवरऑलिंग के, तो इन दोनों सेक्शंस के अंदर सेम रनिंग आवर्स आ जाएंगे। अगर इंजन ओवरऑल हो जाता है, तो यहाँ पे आफ्टर ओवरऑलिंग की रनिंग आवर्स आएंगे, और यहाँ पर इंजन के रनिंग आवर्स आ जाएंगे। टॉप अप लीटर्स सिंस ऑयल ड्रेन, यानी ऑयल ड्रेन होने के बाद से लेके अब तक आपने कितना ऑयल इंजन के अंदर ऐड किया है। अब ऑयल इंजन में क्यों ऐड करना पड़ता है, और या इंजन में से ऑयल कहाँ चला जाता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं।
ऑयल चेंज यहाँ पे हम बताएंगे कि जी ये जो सैंपल हमने भेजा है ये ड्रेन का सैंपल है, यानी हमने यहाँ पे ऑयल निकाल दिया था फिर सैंपल भेजा है, या अभी इंजन में ऑयल चल रहा है। ऑयल सम कैपेसिटी ये हम मेंशन करते हैं कि हमारे जो इंजन का सम है उसकी कैपेसिटी कितनी है। जिससे फिर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि टोटल नया ऑयल कितना डाला है, जिसके अंदर टॉपअप इतना हो रहा है, जो हम यहाँ बताएंगे आपका टॉपअप लीटर्स सेंस ऑयल ड्रेन। तो उस चीज़ से फिर इसको कैलकुलेट करके एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा, और आगे भी इसको टैग फिल करते वक्त इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। अब इसमें कुछ ज़रूरी हिदायत भी हैं कि ऑयल सैंपल की टेस्टिंग रिपोर्ट मतलूबा डेटा ना देने की सूरत में नहीं दी जाएगी, यानी ये आपका डेटा पूरा नहीं होगा तो ऑयल की सैंपल की रिपोर्ट वो नहीं दे सकेंगे। दूसरा ये कि जैसे कि मैं आपको बताया था 500 आवर्स के ऊपर आपने सैंपल लेना है। सैंपल पहले भी भेजा जा सकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। कम से कम सैंपल की मकदार 250 ml होनी चाहिए। उसके अलावा सैंपल बोतल कहीं से लीक ना हो, क्योंकि कोरियर के थ्रू जाता है तो फिर कोरियर की जो और चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं, या वो लोग लीक होने की वजह से सैंपल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बॉटल का ढक्कन अच्छी तरीके से बंद हो ताकि गर्द और पानी से महफूज है। तो ये चीज़ भी मैं आपको पहले ही अ, बता चुका हूँ। अच्छा जी, टैग हमने बना लिया, बॉटल पे लगा भी दिया, और सैंपल को भेज दिया हमने सारी लीकेजेस वगैरह चेक करके लैब पे। अब लैब उसको एनालाइज करेगा और उसके साथ फिर देगा रिपोर्ट। अब हम जाएंगे रिपोर्ट पे और देखते हैं कि जी रिपोर्ट जो दे रहा है उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और उसमें क्या बता रहा है। क्योंकि इंजन ऑयल की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके इंजन की परफॉर्मेंस को बताती है। वो ये बताती है कि इंजन के अंदर कहाँ वेयर टेयर हो रही है और उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जनाब चलते हैं ऑयल की रिपोर्ट पे। जो हमने ऑयल सैंपल भेजा था वो लैब में जाके एनालाइज होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये ओरिएंट ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड लैब है जिससे हमने इसकी रिपोर्ट की टेस्टिंग करवाई है। अभी उनकी एनालिसिस रिपोर्ट है। इसमें आप देखते हैं तो सबसे पहले वेल्वोलिन GOSNG 4, जो कि हमारा ब्रांड है, वो आ जाता है। फिर ये SOS नंबर, ये बेसिकली सैंपल के नंबर है, सैंपल की आईडी है जो वो लोग असाइन करते हैं। यहाँ पे इंजन के रनिंग आवर्स आ जाते हैं। अब इस रिपोर्ट में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें 5 सैंपल का रिपोर्ट, एक ट्रेंड एक साथ देखने को मिलता है, जिसमें ये 500 घंटे पे लिया गया सैंपल, फिर 1000 घंटे पे लिया गया, उसके बाद 1755 घंटे पे लिया गया। तो ये 3 सैंपल की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। इस तरीके जब आगे बढ़ेंगे तो दो और ऐड हो जाएंगे। इसके बाद फिर जब छठे सैंपल पे हम जाएंगे तो 500 वाला सैंपल ये यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, 1000 वाला आगे आ जाएगा, और जो न्यू सैंपल रिपोर्ट होगी वो इस जगह पे आ जाएगी। इस तरह हम देखते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जनरेटर कहाँ लगा हुआ है, तो ये गरीबसन के नाम आ जाता है जो हमने टैग के ऊपर लिख के दिया था। इसके साथ टैग पे ही हमने इंजन के ऑयल रनिंग आवर्स लिख के दिए थे, तो वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन हो जाते हैं। मशीन इक्विपमेंट रनिंग आवर्स यानी इंजन रनिंग आवर्स आ जाते हैं। जो मॉडल हमने बताया था वो मॉडल यहाँ पे आ जाता है। गैस इंजन, हमने इंजन टाइप भी बताई थी, इंजन का सीरियल नंबर जिसके साथ हमने रेंटल आईडी लिखी थी, तो वो भी आ जाती है। अब इसमें यहाँ पर सैंपल कब मिला और रिपोर्ट कब किया गया, ये दोनों डेट्स आ जाती हैं। एनालाइज कब किया वो डेट्स भी है आपके पास यहाँ मिल जाती है। ब्रांड भी हमने बताया था, तो ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन बाकर का है। 370 की कैपेसिटी, यानी जो हमने टैग के ऊपर डिटेल दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन हुई भी होती है। अच्छा जी, इस जगह से हमारा बेसिकली ऑयल सैंपल के एनालिसिस की रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। जो हमने सैंपल भेजा था, सबसे पहले उसकी अपीयरेंस एंड कलर ये चेक किया जाता है। अपीयरेंस और कलर से मुराद अपीयरेंस के वो दिखने में कैसा था और उसका रंग क्या था। ASTM ये बेसिकली एब्रिविएशन है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स का। ये एक इदारा है जिसने स्टैंडर्ड्स बनाए, और इसी स्टैंडर्ड्स को दुनिया में फॉलो किया जाता है, वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो किया जाता है। आगे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका ये एब्रिविएशन लिखा हुआ है D1500। D1500 में बेसिकली इसकी ज़ाहिरी शक्ल को चेक किया जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ है
अपीरियंस ओपेक, यानी उसका दिखने में रंग कैसा था। फिर 8+, ये इसका कोड होता है जो कि स्टार्ट होता है 5 से और 8 तक जाता है। 5 दिखने में कम डार्क होगा, और जितना ज्यादा डार्क ऑयल होगा उतना ही ज्यादा नंबर होगा। 8 मैक्सिमम होता है। अगला आ जाता है काइनेटिक विस्कोसिटी। इसके अंदर वही ASTM, यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल का प्रोटोकॉल यूज होता है D445 और D2270। विस्कोसिटी क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, यानी किसी भी लिक्विड के जो बहने की रफ्तार होती है उसमें जितनी भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस कम होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी, यानी उसको आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर गाढ़ापन भी कह सकते हैं। ऑयल गाढ़ा होता है, बट वो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है। 40 डिग्री के ऊपर, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट होगी। इसी तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या सेल्सियस के ऊपर उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट होगी। यहाँ पे 17 जो लिखा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, यानी कि 17 से ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए तो आपका ऑयल खराब हो चुका है, उसकी विस्कोसिटी अपना टाइम पूरा कर चुकी है, अब आपको रिप्लेसमेंट की तरफ जाना होगा। अच्छा जी, विस्कोसिटी के बाद आ जाता है TBN, जो कि काफ़ी फेमस है, टोटल बेस नंबर। इसके में जो ये यूनिट लिखा हुआ है MgKOH/g, ये बेसिकली मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम है। इसके साथ फिर ASTM आ जाता है, वही अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। इसका प्रोटोकॉल D2896, ये टेस्टिंग प्रोटोकॉल है जिसके तहत TBN चेक किया जाता है। जो फ्रेश ऑयल का TBN होता है वो तकरीबन होगा आपका 5 के अराउंड। और जो थंब रूल है वो जनबाकर का, वो ये है कि 50% ऑफ फ्रेश ऑयल। तो 2.35 अगर TBN आ जाता है आपका, तो आपने फौरन से ऑयल को ड्रेन कर देना है, इससे नीचे नहीं जाना है। यूजफुल लाइफ 2.35 पे खत्म हो जाती है ऑयल की। फ्रेश ऑयल जैसा मैं आपको बताया 5 के राउंड होता है, तो 4.22, ये आप देख रहे होंगे कि 500 आवर्स के ऊपर 4.22 है, फिर 1000 1755, तो यहाँ पर 1000 3.82 हो गया, फिर मजीद ये 3.45 ड्रॉप हो रहा है। तो इसी तरीके से इसकी लाइफ बढ़ती रहती है जैसे जैसे ऑयल की, तो ये ड्रॉप होता रहता है। वक्त के साथ साथ ऑयल की जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है तो TBN ड्रॉप हो जाता है, मगर TAN ये नंबर बढ़ता जाता है। TAN क्या है? ये टोटल एसिड नंबर है, जिसको ये टेस्टिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो D974 और D664 यूज होते हैं। फ्रेश ऑयल का जो टैन नंबर होता है वो कम होता है, जैसे कि 500 के सैंपल पे आपको नजर आ रहा है 1.24, मगर वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जाता है, और जब आपका टैन नंबर 3.93 पहुंच जाए तो आपका ऑयल अपनी यूजफुल लाइफ खो चुका है, आपको ऑयल ड्रेन करना पड़ता है। अगर आपके पास पैरामीटर ना हो तो एक थंब रूल जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है वो ये है कि टोटल बेस नंबर और टोटल एसिड नंबर अगर बराबर हो जाए तो आपका ऑयल अपनी यूजफुल लाइफ हो चुका है, लिहाजा ऑयल चेंज की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, क्या वजह है कि बाय द टाइम आपका टोटल एसिड नंबर बढ़ता जाता है और टोटल बेस नंबर गिरता जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है, ऑयल अपनी लाइफ यूजफुल लाइफ खो देता है। तो होता क्या है कि जब आपकी कंबस्शन होती है इंजन में, तो कंबस्शन में दो चीजें मौजूद होती हैं। एक फ्यूल होता है, दूसरा एयर होती है। अब एयर जो है वो बेसिकली गैसेस का एक मजमू है, उसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, जिसके अंदर एक आपका नाइट्रोजन भी है। और इस तरह गैस जो होती है, उससे नेचुरल गैस जो फ्यूल जो होता है उसके अंदर सल्फर कंटेंट होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन जब पानी के अंदर मौजूद वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बनाते हैं, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड ही बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बनती है। तो ये दोनों एसिड फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से एसिड नंबर बढ़ता है और आपका टोटल बेस नंबर वो ड्रॉप होता जाता है। आई एम श्योर कि आपको टोटल एसिड नंबर और टोटल बेस नंबर के दरमियान रिलेशन समझ में आ गया होगा कि बेस नंबर घटता क्यों है और एसिड नंबर बढ़ता क्यों है। अब इन दोनों के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपनी रिपोर्ट में। तो अगला जो टेस्टिंग है वो वाटर टेस्टिंग होती है कि वाटर कंटेमिनेशन चेक की जाती है ऑयल के अंदर।
इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं D95 और D6304, ये दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मगर ये चूंकि कॉस्टली होते हैं, इस वजह से टिकलिंग इफेक्ट का टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक हॉट सरफेस के ऊपर ऑयल का एक ड्रॉप डाला जाता है, और जिस तरीके से वो ड्रॉप रिएक्ट करता है, उससे फिर ये रिपोर्ट अखज़ की जाती है कि इसमें पानी के कंटेंट हैं या नहीं है। अगर उसमें वाटर कंटेंट का अंदेशा ज़ाहिर होता है, तो फिर प्रॉपर ये टेस्ट किए जाते हैं और उसके रिजल्ट के हिसाब से बताया जाता है कि ऑयल के अंदर कितने परसेंट पानी की कंटेमिनेशन हुई। इससे आगे जाते हैं तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, जिसका जो टेस्टिंग का प्रोटोकॉल है E412 है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन चेक की जाती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन, ये बेसिकली वही जो एसिड फॉर्म हो रहा होता है उसके हवाले से पैरामीटर होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि ऑयल की जो यूज़फुल लाइफ है वो कितनी हो गई है। अब इसमें जो लिमिट है हमारी, वो 20 है, कि आपका 20 या 20 से ज़्यादा हो जाए तो हमारा ऑयल यूज़फुल लाइफ हो चुका है, अब इसको हमने चेंज करना है। इसका अगला जो सेक्शन है वो आ जाता है कंटेमिनेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, टिन, क्रोमियम, कॉपर, सोडियम और सिलिकॉन, इन सब के पार्टिकल्स पीपीएम, यानी पीपीएम होता है पार्टिकल पर मिलियन, वो चेक किए जाते हैं, जिसका प्रोटोकॉल D6595 होता है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि इंजन में कहाँ कहाँ वेयर टेयर हो रही है और आपको किस चीज़ को देखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑयल की रिपोर्ट बेसिकली दो हिस्से में होती है। एक में आपको रिपोर्ट बताती है कि ऑयल की हेल्थ कैसी है, वो यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है, अब इसको ड्रेन करना पड़ेगा, या अगर आप चला सकते हैं तो कितना टाइम अंदाजन और चला सकते हैं। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन, इन दोनों का जो यूनिट होता है एब्जॉर्प्शंस पर सेंटीमीटर पे होता है। अच्छा, दूसरा सेक्शन जो है इसका आ जाता है, वो आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, पीपीएम। पीपीएम स्टैंड फॉर पार्टिकल पर मिलियन। अच्छा जी, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो D6595 यूज़ किया जाता है। इसमें एक सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑयल की रिपोर्ट बेसिकली दो सेक्शंस के अंदर होती है। इसमें पहला सेक्शन जो होता है वो ऑयल की हेल्थ को बताता है, जबकि दूसरा सेक्शन जो है ये वाला, ये बताता है इंजन की हेल्थ को। अब अगर ऑयल आपका सही है, मगर फिर आपके पास ये वेयर मेटल आ रहा है, तो सिर्फ ऑयल चेंज कर देने से मसला हल नहीं होगा। आपको देखना है कि वेयर मेटल जो आ रहा है वो किस जगह से आ रहा है, ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस चीज को आप रिप्लेस कर सकें, उस मसले को हल करें, उसके बाद फिर ऑयल चेंज करें। अदरवाइज आप नया ऑयल डाल देंगे और कुछ टाइम चलने के बाद नया ऑयल भी खराब हो जाएगा। अब इसमें आयरन, लेड, एल्युमिनियम, टिन, क्रोमियम, कॉपर, सोडियम, सिलिकॉन, ये सारे जो वेयर मेटल्स हैं इनको चेक किया जाता है। इसके साथ साथ ये इसका सिंबल्स लिखे हुए हैं, और ये इसकी कंटेमिनेशन वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट्स हैं, यानी 20 ग्रेटर देन और इक्वल, यानी 20 के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल 10, 15, 10, 5, 15, 20, 20, ये सारी इसमें डिटेल्स दी गई हैं। अब आयरन जो है, ये बेसिकली इसकी जो सबसे नॉर्मली जो सोर्स होती है वो होती है लाइनर्स। जब आपके लाइनर अगर वेयर आउट होने लगेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऑयल की रिपोर्ट में आयरन आ रहा है। आयरन आने का मतलब लाइनर आपके वेयर आउट हो रहे हैं। इस तरीके से लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया या टिन हो गया, ये आपके बैरिंग्स के अंदर मौजूद होता है। फिर क्रोमियम, जो क्रोम की लेयर चढ़ी हुई होती है शेल बैरिंग्स के ऊपर या इंजन में और मुख्तलिफ मूविंग पार्ट्स के ऊपर, तो वहाँ से आ रहा होता है। कॉपर, ये आपका नॉर्मली ऑयल कूलर कोर से या फ्यूल कोर से, यहाँ से आपके पास कॉपर आता है। फिर सोडियम, सोडियम जो है ये आपका बेसिकली जो कूलेंट होता है, ये उसका एक मेन जूस है। अगर कभी भी आपकी ऑयल की रिपोर्ट के अंदर सोडियम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल कूलेंट कहीं से लीक हो रहा है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो तो टेम्परेचर में एवोपरेट कर जाता है, बट सोडियम ऑयल के अंदर रहता है, जो कि बताता है कि आपका कूलेंट की इंटरनल कहीं से लीकेज हो रही है। बहुत माइनर लीकेज भी होती है, तब भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ जाती है।
सिलिकॉन सिलिकॉन जो है ये आपका मेन, अगर इंजन में डस्ट जा रही होती है तो आपका सिलिकॉन उसमें बढ़ जाएगा। अलाउबल लिमिट इसकी 20 है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जो डस्ट है वो ज़ाहिर बात है एयर के थ्रू जाती है, नॉर्मली गैस के थ्रू नहीं आती। और एयर आपकी फिल्ट्रेशन, एयर फिल्टर कर रहा होता है, तो उसकी लाइफ को आपने बहुत ख्याल रखना है और उसकी कंडीशन को देखते रहना है। तो जनाब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यकीनन आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। अगर हो गए हों तो वो भी कमेंट में लिख दिएगा, किस तरीके से इसको मैं बेहतर बना सकता हूँ। आप ये भी इस कमेंट के अंदर मुझे शेयर किया कर सकते हैं, और अपने आप सजेशंस मुझे दे सकते हैं। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। उसके अलावा अगर आप इसके अलावा किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी अटेंडेंस जो होगी वो ऐसे होगी कि आपने कमेंट में नीचे नाम लिखना है अपना, और ताकि मुझे पता चले किस किसने ये वीडियो देखी है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।